Good morning, Adab, Sat Shri Akal. Welcome to our Dhamakedar, Farratedar and Mazidar session by Bhagwati Chaudhary. And today I am dealing with the chapter of class 8, that is synthetic fiber and plastic. Before starting our topic, if you are not subscribed my YouTube channel, please like, share and subscribe so that you can get my next videos easily. This chapter is again very interesting chapter and is divided into two parts, that is synthetic fiber and plastic. I think you all are ready, so let's start our topic, that is fibers. We have seen the different types of the clothes, cotton, woolen, etc. They all are made up of fibers. हमने अलग अलग तरह के कपड़े देखे हैं, जैसे कॉटन का हो गया या पॉलिस्टर हो गई या टेरिलिन हो गया, सिल्क हो गया. अगर ध्यान से वो देखें तो हम देखते हैं कि वो सब किसी ना किसी धागे के बने हुए हैं और वो धागे, वो रेशे, वही क्या हैं? फाइबर्स हैं. कॉटन की साड़ी अलग है, सिल्क की साड़ी अलग है, क्योंकि उनके अंदर जो धागा है, वो जो फाइबर है, वो अलग क्वालिटी का है. यानी इन फाइबर्स की वजह से ही वो कपड़ा अलग है. तो इसी को हम पढ़ेंगे, फाइबर्स को. फाइबर्स are of again two types, that is natural and artificial. Artificial means they are man-made and natural means they are made by the natural product, like from the plants product. Fibers are also used for making the household articles. Next topic is the polymer. Poly plus mer means it is made up of many small units. जैसे आपने ट्रेन तो देखी होगी, तो उसके खूब सारे डब्बे होते हैं, एक एक जो डब्बा मिलकर के वो ट्रेन बना लेता है ना. उसी तरह एक गले के अंदर आप माला देखिए, उसमें एक एक मोती मिलकर के माला बना ली जाती है. सेम उसी टाइप से हम बात करें पॉलीमर की. जैसे ये हो गया एक मोनोमर है, ये एक एक मोनोमर मिलकर के क्या बना लिए? पॉलीमर बन गए. पॉलीमर ग्रीक वर्ड है. इट मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट. पॉलीमर इज द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मैनी रिपीटिंग सिमिलर यूनिट. तो हमारे जो फाइबर्स हैं ये भी पॉलीमर से ही बने हुए हैं. और इसका पॉलीमर कौन सा होता है? सेलुलोज है. ध्यान से देखिए, आप जो भी कपड़ा आपके पहन रखा होगा या कॉटन का होगा, आप उसको देखिए अच्छे से, तो आप देखोगे उसके अंदर जो धागा है वो क्या है? फाइबर. और ये जो फाइबर हैं वो किसके बने हुए हैं? पॉलीमर. जैसे कि आपने ट्रेन के डब्बे की बात की थी, वो एक एक डब्बा, यहाँ पर ये जो कॉटन है वो सेलुलोज का पॉलीमर से बना हुआ है. तो हमने फाइबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल है जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक वर्ड आती मीन्स मेन मेड है. किस तरह का है? मेन मेड है. ह्यूमंस ने अपने यूज़ के लिए बनाया है, इजी वे के लिए बनाया है. उनका एग्जाम्पल जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, उनका हम पढ़ेंगे. देखिए कितना प्यारा सा आपको दिखाई दे रहा है सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि ये क्या है? कॉस्टली भी कम होते हैं और इनको हैंडल भी इजीली कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करते हैं. इन ऑन द अदर हैंड नेचुरल फाइबर्स किससे मिलते हैं हमें? जो है प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा. जैसे आपका कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया. सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल है हमें शिप वगैरह से मिल रही है, कॉटन है जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं. यानी नेचुरल प्रोडक्ट से जो हमें फाइबर मिले उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स. सिल्क की बात करें, सिल्क का सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू हुआ था चाइना के अंदर. सिल्क वॉर्म के द्वारा हमें कोकून मिलता है, उस कोकून को वीव करके उससे धागा निकाला जाता है कोकून से. तो उस धागे से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो सिल्क के कपड़े होंगे, सिल्क वॉर्म के द्वारा. सबसे पहले चाइना के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई. सिल्क वॉर्म जो है बहुत सिल्क वॉर्म के द्वारा कोकून होता है, सिल्क की वॉर्म है, वो कोकून बनाती है
और उस कोकून के द्वारा जो धागे बनाए जाते हैं, फाइबर बनाए जाते हैं, उन फाइबर्स को अलग अलग रंगों के अंदर रंग कर कपड़ा बनाया जाता है। वही हमारा क्या हो गया, सिल्क का कपड़ा। जैसे सिल्क की साड़ी हो गई, सिल्क का शर्ट हो गया। हाँ जी, आपके दिमाग में खूब सारे आ रहे होंगे, सारी स्टाइल्स हैं, पर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। ये देखिए, सिल्क का फाइबर बहुत ही सॉफ्ट होता है। हाँ जी, बहुत चमक भी होती है इसके अंदर, पर कॉस्टली भी बहुत होता है। इसी ज़्यादा कॉस्ट की वजह से हमने जो मैन मेड सिंथेटिक फाइबर की तरफ गए। अगला आता है रेयॉन है। रेयॉन को हम ना तो सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं, यानी नॉट प्योर सिंथेटिक फाइबर। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो प्लांट का पल्प होता है, जो हमें किससे मिल रहा है? रेयॉन इज मेड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। हम प्लांट का जो पल्प है, सेलुलोज है, उनको ले लिया जाता है, उसका पल्प ले लिया जाता है, और उसके द्वारा जो है पल्प को एकदम गाढ़ा सा पल्प निकाल लिया जाता है। उसको हम क्या करते हैं, फिर सिरिंज के अंदर भर लिया जाता है। फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस इंजेक्शंस के द्वारा उसके अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर क्या बनेगा, उसका जो धागा बनेगा, इसे हम कहते हैं रेयॉन है। और थोड़ी देर बाद में वही जो है कलरलेस बन जाएगा, और फिर अलग अलग रंग के अंदर उसको रंग दिया जाता है, और उससे जो कपड़ा बनता है उसे हम कहते हैं रेयॉन। तो रेयॉन को हम जो है प्योर सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट तो हो गया उसका सेलुलोज है, पर काफ़ी सारे केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम उसको सिंथेटिक के अंदर भी रखते हैं, पर प्योर सिंथेटिक नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड एज मैन मेड फाइबर बट नॉट प्योर मैन मेड फाइबर बिकॉज it is treated with many chemicals. Rayon is compared with the silk. It is an expensive but can be woven like the silk fiber. क्योंकि सिल्क बहुत कॉस्टली था, तो उसकी जैसी ही उसके अंदर चमक होती है। और इसको हम ये देखिए कितना सा रेयॉन है, कितना प्यारा सा है, सिल्क के जैसा है, पर प्योर सिल्क वॉर्म से नहीं मिलता है। अगला आता है हमारा नायलॉन। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर। इट इज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा हो गया? नायलॉन हो गया। ये कैसा होता है? लाइट इन वेट है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है। ये इसकी हमारी सॉक्स, हाँ जी अब दिमाग में आ गया, सॉक्स बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती है, टेंट्स वगैरह हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मजबूती भी होती है। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर। पॉली प्लस एस्टर। हाँ जी, पॉली मीन्स मैनी, और एस्टर यानी एस्टर की खूब सारी यूनिट्स के द्वारा क्या बनाया जाएगा? पॉलिस्टर। रिपीटिंग यूनिट ऑफ एस्टर। इट इज फ्री सिंथेटिक फाइबर. It is used for making the dress material, easily washable. Popular polyester is टेरिलीन. पॉलिस्टर का ही एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं जी टेरिलीन, टेरिकोट। हाँ जी, ये हो गया पॉलिस्टर। हाँ जी, जो आप पैंट पहनते हो, आपके जो स्कर्ट्स बने हुए होते हैं, ये किसके हैं? पॉलिस्टर्स के हैं, ड्रेस मटेरियल में काम में लिया जाता है। अगला आता है एक्रेलिन। क्योंकि जो आपके वुलन क्लोथ्स, आपके स्वेटर्स बनते हैं, वो शिप से बनते हैं, पर वो जो फाइबर्स हैं ज़्यादा कॉस्टली बनते हैं, तो हमें सस्ता और ज़्यादा टिकाऊ चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? एक्रेलिन। दैट रिजेंबल द wool that which was obtained from natural resources such as the ships, whereas the cloth made from acrylic is relatively cheaper. एक्रेलिन से जो आपके वुलन क्लोथ्स बनते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं, डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं और कॉस्टली भी कम होते हैं, तो हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हैंडल करने के अंदर भी ज़्यादा इजी रहते हैं।
और अफोर्डेबल है, क्योंकि सस्ते हैं तो हमारे लिए अफोर्डेबल है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब, प्लास्टिक। फर्स्ट हमने टॉपिक कवर किया वो था हमारे सिंथेटिक फाइबर, रेयन, नायलॉन और एक्रिलिक। प्लास्टिक्स, जी हाँ, आपने जो अलग अलग जो बॉटल्स हैं डिफरेंट कलर्स की हैं, आप जिस चेयर पे बैठे हो प्लास्टिक की है। मैडम हम तो प्लास्टिक वाली पे नहीं बैठे हैं बेटा, जनरली बात कर रही हूँ मैं कि आपके टॉयज़ हैं, लंच बॉक्स तो प्लास्टिक का है, नहीं मैडम स्टील का है। अरे कहीं ना कहीं आपके जो टॉयज़ वगैरह काफ़ी सारी घर के अंदर हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो भी प्लास्टिक्स के बने हुए हैं। हम प्लास्टिक्स का यूज़ लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स में हमें मिल जाते हैं और लाइट इन वेट होते हैं। इनके अंदर जो रस्ट भी नहीं लगता और इजीली हैंडलेबल होता है, तो इसलिए हम प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। एक प्लास्टिक देखिए जैसे ये चेन फॉर्म के अंदर है, चेन फॉर्म। दूसरा हो गया क्रॉस फॉर्म। क्रॉस फॉर्म कैसे? ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन फॉर्म के अंदर हो गया। तो आपका ये जो चेन फॉर्म वाला है इसको पिघला करके दूसरा आइटम्स बना सकते हैं। और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो क्रॉसिंग फॉर्म में होते हैं जिनसे पिघला करके दूसरा आइटम नहीं बना सकते। तो इसी के आधार पर हम लोग प्लास्टिक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक्स। They do have the arrangement of the units. Cross sections plastics can be recycled, reused and colored, melting, rolling sheets or made into wires. इसीलिए तो हम प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। बहुत सी क्वालिटी है, खूब सारे रंगों में मिलता है, इस पे रस्ट नहीं मिलता, रिसाइकिल कर सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं, इनको मेल्ट कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं और कॉस्टली भी नहीं होते। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि प्लास्टिक कितने कैटेगरी में के हो गए, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। द प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग कैन बी इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जिनको हम पिघला करके दूसरे आइटम्स बना सकते हैं वो तो हो गया थर्मोप्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन। हाँ जी, वही पॉलीथीन जो आपके माइंड में आ रही है। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक विच कैनॉट बी मोल्ड व्हेन वन कैन बी फॉर्म्ड। अगर एक बार उससे कोई आइटम बन गया तो उसको पिघला करके दूसरा आइटम नहीं बन सके, उसे हम कहते हैं थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। जैसे हो गया बेकेलाइट एंड मेलामाइट, जिनका हम इलेक्ट्रिकल आइटम्स के अंदर, ये जो स्विच बोर्ड्स के ऊपर जो बने हुए हैं, जी हाँ स्विचेस हैं, और कहीं कहीं आप देखो टाइल्स बनी हुई होती हैं, हाँ जी, जो आंगन के अंदर वो प्लास्टिक्स की हैं, ये उन्हीं की जो है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स की है। इनको मोल्ड करके एक बार इनकी मोल्डिंग हो गई उसके बाद हम इनको पिघला करके दूसरा आइटम नहीं बना सकते, वो होते हैं थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, दैट इज बेकेलाइट एंड मेलामाइट। प्लास्टिक के कैरेक्टर सब जानते हो आप लोग, नॉन रिएक्टिव है, किसी पे आप कुछ भी डाल दीजिए उसके अंदर रिएक्शन नहीं होगी। नॉन रिएक्टिव है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो तार के चारों ओर आपकी जो वायर्स के चारों ओर प्लास्टिक्स की जो रोलिंग होती है। दिस कैन बी अगेन divided into two parts, that is biodegradable and non-biodegradable. Generally plastics are non-biodegradable. Firstly, what is biodegradable and non-biodegradable? कुछ चीजें होती है जैसे आपका पेपर है या आपकी लीफ है, ऐसे आर्टिकल्स जिनको आप देखते हो कि महीने, 2 महीने, 1 ईयर, 2 ईयर बाद में देखते हो इनका पाउडर बन जाता है, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। पर आप प्लास्टिक्स देखिए, 1 ईयर, 2 ईयर, कुछ भी नहीं होता इनके अंदर, एज इट इज रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जिनका बायोडिग्रेडेशन, जिनका खत्म ना होना, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल।
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो नष्ट नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनका हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसे फ्रूट्स हैं, पेपर्स हैं। और जो नष्ट नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक्स एंड टिन्स हो गए। इन्वायरमेंट के ऊपर इनका इफेक्ट क्या है, प्लास्टिक्स को काफ़ी समय लगता है बायोडिग्रेडेशन होने के लिए, इसलिए हाँ ये क्या हो गए, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जब नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, इससे बहुत सी जो है प्रॉब्लम्स होगी। जैसे अगर आप इनको जलाते हो तो एयर पोल्यूशन होगा, अगर आप सॉइल के अंदर डिकम्पोज कर रहे हो, सॉइल पोल्यूशन कर रहा है। अगर कोई एनिमल खा जाता है, जैसे आप देखते हो गायों का बारे में बताया जाता है कि पेट के अंदर से काफ़ी सारी प्लास्टिक्स निकले हैं, क्योंकि क्या होता है, इनका बायोडिग्रेडेशन नहीं हो पाता। द बर्निंग प्रोसेस ऑफ द सिंथेटिक इज क्वाइट स्लो and does not get decomposed or burned easily. It's release lot of poisonous fume। अगर आप जलाते हो तभी खूब सारा poisonous gases निकलती है। ये देखिए प्लास्टिक्स का, यही तो बैड इफेक्ट है। बाकी सब अच्छा है कि आपको अलग अलग कलर्स में मिलता है, कॉस्टली भी नहीं है, नॉन रिएक्टिव है, पर इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंट द 4R प्रिंसिपल। तो अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो तो 4R का प्रिंसिपल, सिद्धांत आप काम में लीजिए। क्या है 4R? रिड्यूस, कम से कम इसको यूज़ लें, रीयूज़ कर लें, काम लेके वापस काम में ले ली जाए, रिसाइकिल कर दीजिए या रिकवर कर दीजिए। ये तो था हमारा चैप्टर दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हो तो हमें समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट कर दीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।